मैंने शहरोज खान की आंखों में देखा और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ उसकी आंखें टिकटिकी बांधे मुझे देख रही हैं और उसी लम्हे उसके होंठों पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। तस्वीर में मौजूद वो शहरोज खान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और जैसे ही उसकी तस्वीर को मैंने मुस्कुराता हुआ देखा, एक कदम में पीछे हट गई और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि इस म्यूजियम में मौजूद लोग शायद मुझे ना देख रहे हों। तभी मैंने देखा हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ था, कोई भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं किए हुए था। क्या ये तस्वीर मुस्कुराई है? ये है वो जिसने अपनी महबूबा के लिए ऐसा जबरदस्त घर बनवाया था। 100 साल बाद भी इस घर की शान शौकत में कोई कमी नहीं आई। इतना प्यार करता था, कितना हसीन था ये शख्स, कैसा खूबसूरत वजूद पाया है, कैसी खूबसूरत शक्ल पाई है और कैसा दीवानगी की हद तक इश्क करने वाला एक आशिक। कैसी बेवफा थी वो लड़की जो उसको छोड़ के चली गई, जिसकी मोहब्बत में उसने ऐसा घर, शाहकार घर तामीर करवाया। अब मैं वापसी की तरफ तो जा रही थी, लेकिन मेरे दिल से वो बात कि मैंने इस घर को छोड़ना है, यहां मुझे खौफ आ चुका है। अब मैं मुसलसल शहरोज खान के बारे में सोचती जा रही थी। जब से उसकी तस्वीर को देखा था, मेरे दिल में मुसलसल वो ख्यालात शहरोज खान के आ रहे थे। इस नौजवान ने मुल्क की मोहब्बत में जहां जंग लड़ने के लिए गया, पीछे बेवफाई हो गई, फिर भी उसकी मोहब्बत में मकान को बनवाता रहा और इस उम्मीद पे कि वो वापस आएगी। और ये सोचते सोचते जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुई तो पहला एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। उसने कहा था वो वापस आएगी, एक दिन वो जरूर आएगी। कौन है वो? कौन है वो जो वापस आएगी? उसको आज भी उम्मीद है। मैं अंदर दाखिल हुई। अब इस घर के अंदर मैं मुखातिब थी, हल्की सी सरगोशी की आवाज में। शहरोज खान, मुझे पता है आप यहां पे मौजूद हैं। मैं आपके हाथ के लम्स को अपने बाजू पे, अपने कंधे पे महसूस कर चुकी हूं। मुझे पता है शहरोज खान, आप इस सोफे पे आके बैठे थे। आपकी रूह आज भी यहां पे भटकती है। मैं आपको महसूस कर चुकी हूं। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करती हूं। आपने सही मानों में मोहब्बत की है और यह घर बताता है 100 साल बाद भी आपकी मोहब्बत कैसी कमाल थी कि एक एक कोना आपकी मोहब्बत की गवाही दे रहा है। कहां हैं आप शहरोज खान? मेरे सामने आइए, मुझे आपको देखना है। मेरे ऊपर एक ऐसी कंडीशन, ऐसी कैफियत तारी हो चुकी थी, खौफ की बजाय कि घर में अकेले रहते हुए एक कोई आत्मा, एक रूह घूमती है, बजाय डरने के मैं उसको बुला रही थी, मैं उससे मुखातिब थी, उसके इश्क की दीवानी हो गई थी। कैसा सच्चा प्यार था उसका। अपनी महबूबा की बेवफाई पे भी उसके लिए घर तैयार कर दिया। ना सिर्फ घर को इतना शाहकार बना के तैयार करवाया, बल्कि उसको यकीन था वो एक दिन लौट के आएगी। इतना सच्चा आशिक था वो। तो उस आशिक से क्या डरना। मुझे एकदम से दिल में ख्याल सा आया, कहीं वो मैं तो नहीं थी, लेकिन वो तो 100 साल पहले का वाकया है, मैं तो नहीं हो सकती। और उस रात मैं शहरोज खान का इंतजार करती रही। मैं बैठी रही काफी देर तक सोफे पे आके कि शहरोज खान मेरे साथ सोफे पे आके बैठेगा, लेकिन उस रात मुसलसल इंतजार के बावजूद सोफे पर कोई भी नहीं आकर बैठा। अगला दिन भी गुजर गया और अगली रात मैंने तहैया कर लिया था कि आज मैं शहरोज खान से बात करके रहूंगी। और आज जब मैं सोफे पे बैठी तो मैंने जोर से उसको मुखातिब किया। शहरोज खान, मुझे पता है आप इस घर में रहते हैं, लोग आपको महसूस कर चुके हैं। मैंने आपकी कहानी सुन ली है, आपकी मोहब्बत की दास्तान सुन चुकी हूं और आपके इश्क की गवाही ये बोलता घर है। इस घर का शहकार बोलता है, दास्तान सुनाता है कि कितना आपको उस लड़की से इश्क था जिसने आपको धोखा दिया। लेकिन आप कहते थे ना कि वो आएगी। हां, वो आएगी। मुझे आपसे मिलना है। आप कहां हैं? मैं इंतजार कर रही हूं आपका। मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा।
इसी सोफे पे आके बैठे थे ना आप, और मैं डर सी गई थी। तब जानती नहीं थी, आज आपके बारे में जान चुकी हूं, मुझे मिलना है, आइए मेरे साथ आके बैठिए, मुझे आपको देखना है। शहरोज खान कहां हैं आप? इसी घर में हैं, मुझे पता है, मुझे आपको देखना है। उसके बाद मैं कुछ देर बैठ के इंतजार करती, थोड़ी देर के बाद फिर से यही फिक्रे दौलाती, शहरोज खान सामने आई और फिर से इंतजार करती। इसी तरह दूसरी रात भी गुजर गई, कोई मेरे सामने नहीं आया। तीसरी, चौथी, पांचवी, हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, और मैं इंतजार में थी कि शहरोज खान जरूर आएंगे। मैं उनको महसूस कर चुकी थी, उनकी कहानी सुन चुकी थी, मैं कलेयर सोफे पे उनको बैठता देख चुकी थी। और वो बिल्ली का बच्चा जो गायब ही हो गया था, उसके बाद नजर ही नहीं आया था, वो गवाह था इस बात का कि वो डरा था कि फिर तीसरा हफ्ता भी गुजर गया। एक दिन मैं उसी टेबल के पास ही बैठी थी कि मुझे दीवार पे ऐसे गौर करने पे नीचे ऐसे लगा कुछ लिखा हुआ है। मैं करीब गई तो ऐसा लगा जिसने ईंट के ऊपर या उस दीवार के ऊपर जो पेंट था, वो सीमेंट था, मिट्टी थी, जो भी थी, उसके ऊपर जैसे कोई खुरच के अपना नाम लिखता है। तो मैंने गौर किया था तो मुझे नजर आया कि उसके आगे खाली जगह पड़ी हुई है, किसने लाइन खींच दी है, जैसे किसी और का नाम आना था वहां पे। शुरू में लिखा था शहरोज खान, किसी चाबी से किसी चीज से खुरच खुरच के लिख दिया गया था शहरोज खान। पता नहीं क्या हुआ और मैं भी वहीं नीचे बैठ गई। शहरोज खान के आगे मैंने अपना नाम सलमा लिख दिया। ये मेरी दीवानगी कह लीजिए, ये मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे ही उस खूबसूरत घर का, जहां पे एक दरीचा भी बना हुआ था, एक बाग सा भी अंदर बना हुआ था, जब उसके अंदर दाखिल होते सहन की एक साइड पे दरीचा था, बाग था, खूबसूरत फूल लगाए गए थे, आज भी वहां पे कुछ फूल लगे हुए थे। मैंने उस शहरोज खान के नाम के ऊपर अपना नाम खुरच दिया कि उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कमरे के अंदर एकदम से फिर ठंडी यख हवा आई है। और जैसे ही मुझे हवा का एहसास हुआ, मैं अपना नाम अभी मुकम्मल ही लिख रही थी कि उसी वक्त वो जो दीवार के साथ, उस वक्त जो दरवाजे थे, दरवाजे के साथ जो कुंडियां होती हैं लोहे की जो लगाई जाती थी, वो एकदम से हिली है और ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई बाहर गया हो। दरवाजा हिलाया गया, उसकी कुंडियां हिली और कोई बाहर गया। मैं एकदम से उस जगह से उठी, मैं अपना नाम लिख चुकी थी और मैंने वहां पे खड़े होकर पढ़ा शहरोज खान और उसकी सलमा। और उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ बाहर सहन के अंदर किसी के चलने की आवाज है। मैं जल्दी से पागलों की तरह सहन में पहुंची तो मैं क्या देखती हूं, सहन में एक ताजा फूल इस अंदाज में फर्श पे रखा हुआ है जैसे किसी ने तोड़ के नीचे फर्श पे रख दिया हो। मैं हैरान सी हुई, मैंने तो कोई फूल नहीं तोड़ा था और मैं अंदर आई हूं, दरवाजा बंद करके आई हूं, तो ये फूल कौन तोड़ के रख गया? ऐसा ताजा ताजा गुलाब का फूल तोड़ के रखा हुआ था कि मैंने उठाया और उसको सूंघना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैंने नाम लिखा था तो उस नाम लिखने के बाद मेरे लिए फूल रखा गया है। और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरे एक हवा का इस अंदाज का झोंका आया कि मेरे बाल लहराए हैं। लेकिन वो हवा ना ही मेरे चेहरे पे महसूस हुई, ना ही मेरे जिस्म पे महसूस हुई, सिर्फ मेरे बालों पे महसूस हुई और बाल लहराए हैं। मैंने कहा ये कैसी हवा आती है जिससे सिर्फ मेरे बाल लहराए हैं, बाकी कहीं पे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने फौरी तौर पे एक लठ लहराने की वजह से, एक बालों की लठ मेरे मुंह पे आ गई थी और उसको मैंने माथे से हटाने के लिए जैसे ही पीछे किया तो मेरी उंगलियां जैसे ही बालों को टच हुई तो मेरे बालों के अंदर एक हाथ मौजूद था। शायद वो हवा नहीं थी, उस हाथ ने मेरे बालों को लहराया था। और जैसे मैं अपने माथे से बाल हटाने के लिए पीछे किए हैं, बालों के अंदर मेरा भी हाथ गया है, तो उस हाथ से मेरा हाथ टकराया है। वो एक बर्फ की तरह ठंडा यख हाथ था जो मेरे बालों में मौजूद था। और जैसे मेरा हाथ उस हाथ को टच हुआ है, वो उसी लम्हे हाथ गायब हो गया है। मैं उसी वक्त मुड़ी हूं और जोर से बोली हूं, शहरोज खान, शहरोज खान, आप यहां मौजूद हो, मुझे पता है आप यहां मौजूद हो, कहां हैं आप?
मुझे मिलना है आपसे, मुझे बात करनी है आपसे, कहाँ हैं? मैं काफ़ी देर बोलती रही, शहरोज खान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कुछ भी जवाब ना आया सिवाय उस लम्स के और उस ठंडक के एहसास के। वो मेरा मंगेतर जिससे मुझे इश्क था, रिहान, जो हर वक्त मेरे दिमाग पे सवार रहता था, अब उसकी जगह पे हर वक्त शहरोज मेरे दिमाग पे सवार हो चुका था। मेरे उस होने वाले शौहर रिहान के कई ख़त भी मुझे इस दौरान आ चुके थे। मुसलसल हमारी ख़तों किताबत जो चलती थी, इस एड्रेस को मैंने उसको बता दिया था और उसको ये भी घर लेते हुए बता दिया था कि एक घर मैंने देखा है, ले लिया है उसको, इसलिए कि शहर से दूर गांव के अंदर है, जहां हम खुशी से रहेंगे, खामोशी से रहेंगे, एक सरसब्ज जगह है, शहर की रंगीनियों से दूर, एक पुरफ़ज़ा मकाम। लेकिन मेरे शौहर ने कहा, होने वाले शौहर ने कहा था, नहीं, हमें शहर में ही रहना है, मुझे उस घर में नहीं रहना। और इस दौरान उसका दूसरा भी खत आया था, उसको मैंने जवाब भी दे दिया था, लेकिन मुझे याद भी नहीं था मैंने क्या जवाब दिया है। मेरे दिमाग पे तो शहरोज था। और उस लम्स के बाद तो फिर उस रात मुझे नींद ना आई। अगले दिन मैं उठी, मेरा दिल किया वो जो टेबल है, इतनी खूबसूरत सी टेबल, क्यों ना मैं उसको आज साफ करूं और उसको रंगो रोगन करूं। इस घर को खूबसूरत करने के लिए इसकी दीवारों को कलर करूं। उस टेबल को पहले कलर से शुरू करती हूं, टेबल को पेंट करती हूं, उसके बाद दरो दीवार को पेंट करती हूं, उसको आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत बनाऊं। मैं टेबल के पास गई, टेबल को देखा तो हर जगह से मजबूत थी, एक मजबूत बनी हुई बेहतरीन लकड़ी की ऐसी टेबल थी। और इस अंदाज में उस लकड़ी पे कारीगर ने नक्शो निगार किए थे कि अपने दौर का बेहतरीन नमूना थी, लेकिन पेंट ना होने की वजह से इस वक्त एक अजीब सी हालत में थी। तो मैंने उसको खुरचना शुरू किया कि जहां जहां से मैं इसको साफ कर सकती हूँ अच्छी तरीके से साफ करूं, और उसके बाद मैं इसको पेंट करती हूं। करते करते मेरा ध्यान गया कि उसके नीचे 2 दराजें भी थीं। मैंने एक दराज को जोर लगा के खोला तो वो बिल्कुल आराम से खुल गई। धूल मिट्टी से जमी हुई दराज, जिसको लगता था कि इस टेबल को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया, इस दराज को कभी खोला ही नहीं गया, उसकी धूल मिट्टी बताती थी, उसके अंदर जाले तक लगे हुए थे कि कभी खोला ही नहीं उस बूढ़ी औरत और उस बूढ़े ने। और उसकी साथ वाली जब मैंने खोली तो वो अंदर से लॉक थी, या जम हो चुकी थी। मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया नहीं खोल रही थी, तो मैंने कोई चीज़ उसके अंदर फंसाई और फंसा के ज़ोर से उसको झटके मारे तो आखिर वो खुल गई, लेकिन काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद। और मैं हैरान हुई कि जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर एक लिफाफा था, पुराने दौर का एक खाकी लिफाफा जो उस दौर के ख़तों के लिए इस्तेमाल होता था। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर एक तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जिसके अंदर एक लड़की और एक लड़का खड़े थे। लड़का कोई और नहीं, शहरोज खान था, जिसको मैं वहीं पे देख चुकी थी उसी म्यूजियम में। उसकी तस्वीर, उन्हीं नौजवानों की जो जंग में शामिल हुए थे, ये वही शहरोज खान था। उसको देखते ही मैं पहचान गई। लेकिन जो साथ लड़की खड़ी थी वो कोई और नहीं, वो मैं थी, सलमा। फर्क सिर्फ इतना था कि सलमा ने जो लिबास पहन रखा था वो आज से कई 100 साल पुराना, 80 साल 90 साल पुराना लिबास जो चलता था, उस दौर का लिबास पहन रखा था, लेकिन कोई और नहीं। शक्ल और वजूद बिल्कुल मेरा ही था, मैं ही थी, सलमा। और उस तस्वीर को देख के मैं ऐसी हैरान रह गई, ये तो मैं ही हूं, मेरी ही तस्वीर है। तभी तो मैं उसको पुकार रही हूं, तभी तो मेरे दिल से शहरोज खान निकलता है, मेरे दिलो दिमाग में वो छाता जा रहा है। मैंने अनजाने में अब उसके नाम के सामने अपना नाम तक रख दिया है। कहां हो शहरोज खान, कहां हो तुम? ये बार बार मैं ढूंढती थी और उस तस्वीर में मैं ऐसी गुम हुई, उसको देखे जा रही थी। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ एक हल्का सा खटका सा हुआ है। खटके से मैं चौंकी और जैसे ही मेरी निगाह सामने उस टेबल पर गई तो वहां पे एक पुराने दौर की, बहुत पुरानी लेकिन अभी भी साफ शफाफ थी, एक अंगूठी रखी हुई थी। एक चांदी की अंगूठी जिसमें एक नगीना लगा हुआ था। मैंने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो उस अंगूठी को उठा लिया और उसको प्यार से देखा और हवा में देख के बोली, शहरोज खान, मुझे पता है ये मेरी अंगूठी है, आपने मेरे लिए बनवाई थी। मैंने अपने आप को तस्वीर में देख लिया है और ये आपकी प्यार की निशानी आज मैं अपने हाथ में पहन रही हूं। मैं आपको दिलो जान से कबूल करती हूं, मैं आपको दिले जान से अपना शौहर मानती हूं। एक हाथ में मेरे मंगेतर की अंगूठी थी, दूसरे हाथ में मैंने वो वाली अंगूठी पहन ली।
और जैसे ही वो मैंने अंगूठी अपने हाथ में पहनी तो उसी वक्त कमरे के अंदर एक ठंडा यख, वो जो एक माहौल बनता था, कमरा बिल्कुल फ्रीज हो जाता था, ठंडा यख हो जाता था, उसी वक्त कमरा ठंडा यख सा हो गया और मुझे किसी के कदमों की आहट सी सुनाई दी और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैंने आंखें बंद करके ऐसे ही दीवानगी के आलम में कहा, शहरोज़ खान, मैंने आपको अपना मजाजी खुदा मान लिया है, मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ, आज से आप मेरे शौहर हैं और आपकी ये अंगूठी मैं अपने हाथ में पहन रही हूँ और मैं गवाही देती हूँ, मैं दिलो जान से आपको अपना शौहर कबूल करती हूँ। हाँ मुझे कबूल है, हाँ मुझे कबूल है, हाँ मुझे कबूल है। 3 दफ़ा जैसे कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं तो आपका निकाह हो जाता है, इस अंदाज में मैंने 3 दफ़ा कहा और अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और आंखें बंद हो गईं। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरी गर्दन पे एक ठंडा यख हाथ रखा है। यख बस्ता ठंडा यख हाथ मेरी गर्दन पे था और वो हाथ मेरी गर्दन से मेरे बालों के अंदर चला गया, जैसे किसी ने बहुत ही प्यार से ठंडा यख हाथ मेरी गर्दन पे रखा हो और उसके बाद मेरे बालों में वो हाथ फेरा गया और मैं आंखें बंद करके खड़ी रही और वो हाथ मेरे बालों से होता हुआ मेरे माथे तक आया और उसके बाद वो हाथ मेरे कंधे पर आ गया और दूसरा हाथ भी इस अंदाज में मेरे कंधे पे रखा गया जैसे हाथ फेरने वाला पहले मेरे पीछे खड़ा था और फिर वो घूम के हाथ जब उसने मेरे कंधे पे रखा तो वो पीछे से रखा गया था, लेकिन शायद वो घूम रहा था, वो हाथ वहीं पे रखा रहा और वो घूमते घूमते मेरे सामने आ गया। वो वहाँ से उसने हाथ उठा लिया और दोनों हाथ ही मेरे कंधे पे रख गए। ऐसा लगता था आंखें बंद किए हुए कि मेरे सामने शहरोज़ खान खड़ा है, उसने अपने दोनों ठंडे यख बस्ता हाथ मेरे कंधों पे रखे हैं और वो मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहा है और मैं एक अकेली लड़की उस घर में डरने की बजाय आंखें बंद किए अपने महबूब को तसव्वुर करते हुए देख रही थी कि मेरे सामने वो हसीन और जमील शहरोज़ खान सामने खड़ा है, उसके हाथ मेरे कंधे पे थे। और थोड़ी देर के बाद उसने हाथ पीछे हटा लिए। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी कि क्यों जा रहा है, उसने हाथ पीछे क्यों किए हैं, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। शहरोज़ खान, शहरोज़ खान, मैं उसको आवाज़ें देना शुरू हो गई लेकिन शहरोज़ खान जा चुका था क्योंकि कमरे का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो चुका था। अगली शाम मैं बाहर ही बैठी चाय पी रही थी कि दरवाजा खुला हुआ था कि एक आवारा कुत्ता अंदर दाखिल हो गया और वो इधर उधर देखते हुए दरीचे की तरफ चला गया, जो एक बागीचा चा बना, दरीचा कह रहा हूँ, जो एक बागीचा चा बना हुआ था, बागीचे की तरफ चला गया और वो ऐसे सूंघते हुए जैसे कुत्ते, जानवर था, मैंने भी कुछ नहीं कहा, ये कुत्ते बिल्लियों से वैसे भी प्यार था। तो मैं चाय पी रही थी कि चाय पीते हुए फिर से बाहर एक सोफे पे बैठे हुए मुझे एहसास हुआ कि फिर वही ठंडी यख हवा सी आई है, वही सर्द मौसम सा हुआ है और मेरे साथ फिर से मुझे बैठने की आवाज़ आई है कि मेरे सोफे पे कलेयर, जिस तरह मैंने पहली दफ़ा महसूस किया था उसी तरह कलेयर कोई सोफे के ऊपर बैठा और बैठने की आवाज़ आई। और उसी वक्त मैंने देखा वो जो कुत्ता सूंघता फिर रहा था वो खड़ा मेरी तरफ घूर रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल सामने आ गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू हो गया। उसकी आंखों में खौफ आ गया था, वो खौफ से ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो मेरे साथ उस सोफ़े की खाली जगह की तरफ देख देख के ज़ोर से भौंके जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हालत में भौंक रहा था। और उसी वक्त ऐसे उसकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई पत्थर मारता हो और कुत्ता कहाँ 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 करके भागता है कि उसको चोट लग जाती है, तो ऐसे तेज़ भौंकते भौंकते डरा हुआ हमले करने वाले अंदाज में भौंकते हुए एकदम से कहाँ कहाँ करता हुआ बाहर भाग गया और मुझे महसूस हुआ मेरे पास कोई आकर बैठा है और मेरे हाथ में चाय थी। और तभी मैंने कहा, शहरोज़, मैं कब से बेचैन हूँ आपको देखने के लिए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप बस कीजिए, मेरे सामने आ जाइए, मुझे आपको सामने देखना है। मुझे पता है आप हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन मुझे आपको अपनी आंखों के सामने देखना है, कहाँ हैं आप। और फिर उसने उसी वक्त मेरी गर्दन पे हाथ रख दिया। उसका हाथ हमेशा बर्फ की तरह होता था। उसने मेरे बालों पे हाथ फेरा और मैं
उसके लम्स को महसूस करती थी, तो बजाय एक खौफजदा होने के, उस ठंडे यख हाथ को महसूस करने के, डरने के, मैं आंखें बंद कर लेती थी और वो मेरे काफ़ी देर बालों पे हाथ फेरता रहा, बैठा रहा, काफ़ी देर मेरे बालों पे हाथ फेरता रहा और मैं बंद आंखों के साथ उसको कहती रही, बहरोज़ खान अब बस कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आपके बगैर वक्त नहीं गुजरता, मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, आपकी सलमा वापस आ गई है। आप कहते थे ना वो एक दिन लौट के आएगी, वो इस घर में खुद आएगी, वो ज़रूर आएगी। आपकी सलमा इस घर में वापस आ गई है, वो लौट के आ गई है। मुझे ये कुछ याद नहीं था कि 100 साल पहले या 90 साल पहले कौन सी सलमा थी, कौन सी औरत थी, कौन सी लड़की थी जिसने किसी और से शादी कर लिया था। अब तो वो बूढ़ी होकर मर खप गई होगी, मैं तो कोई और सलमा थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों महसूस हो रहा था कि इस मंजर में मैं क्यों हूं, तस्वीर में मैं क्यों हूं, क्या मेरी शक्ल उससे मिलती जुलती है। लेकिन सारी बातें मेरे दिमाग में ऐसी क्यों आ रही हैं, किसी चीज का भी मुझे कुछ एहसास नहीं था। मैं एक और तिलस्माती दुनिया में थी, जिसका दिमाग गुमसुम सा होता है, जिसका दिमाग घुटा हुआ सा होता है, जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता, चंद बातें। और वो बातें थी, मेरा शहरोज खान मेरे सामने आए, मुझे उससे शादी करनी है, मैं उसकी दुल्हन हूं। और उसके बाद अब अक्सर रात को जब मैं सोई होती, मेरी आंख खुल जाती, वो मेरे बालों की उंगलियों को इस तरह से छेड़ता, अपनी उंगलियों से ऐसे मेरे बालों में खेलता कि मैं लेटी रहती और मुझे अपने माथे पे एक ठंडा यख बोसा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे माथे पे बोसा लिया हो। उसने अभी तक मेरे सिर्फ बालों को छुआ था, मेरे कंधे पे हाथ रखा था, या सिर्फ पहली दफा उसने मेरे माथे पे बोसा लिया। ठंडे यख होंठ जैसे किसी इंसान के होते हैं जो बर्फ के बने हों, ऐसे कि मेरा माथा ठंडा यख हो गया। जैसे कोई माँ या बाप अपने बच्चे को प्यार से बोसा देता है, इस अंदाज में मेरे माथे पे बोसा दिया गया। लेकिन अब अक्सर ऐसा होता, शहरोज मेरे साथ आके बैठता और मेरे बालों में हाथ फेरता। लेकिन अभी तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, अभी तक वो मेरे सामने नहीं आया था। मेरे शौहर के 2-3 इसमें खत आ चुके थे, लेकिन मैंने उनको क्या जवाब दिया था, शौहर को क्या लिखा था, मुझे याद ही नहीं था। हां, मैंने उसको जवाब जरूर दिया था। अगले दिन मैं शाम को खड़ी थी और शहरोज को ही पुकार रही थी। जब मैं बाहर जाती थी कुछ देर के लिए नॉर्मल हो जाती थी, जब इस घर में आती थी तो शहरोज की दीवानी हो जाती थी कि तभी शहरोज को पुकारते हुए कहा, अब तो सामने आ जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, बस कीजिए, मुझे क्यों तड़पा रहे हैं, कम तड़पा लिया आपने। मुझे पता है मेरे साथ आके बैठते हैं, मैं सोती हूं, मेरे बालों में आके छेड़ते हैं, लेकिन इतनी सजा काफ़ी नहीं है मोहब्बत करने वालों के लिए कि बस अब तड़पाना बंद कीजिए, मेरे सामने आ जाइए। मुझे पता है आप मुझे तड़पा रहे हैं। कि उसी वक्त दरवाज़ा बाहर से ज़ोर ज़ोर से नॉक हुआ और जैसे ही दरवाज़ा बजाया गया, मैं उछल पड़ी कि आज उन्होंने मेरी बात को मान लिया है, आज शायद सामने आने वाले हैं। मैं दौड़ती हुई बाहर गई कि बाहर शहरोज खान खड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर डाकिया खड़ा है। मैं उसको देख के दिल मेरा बुझ सा गया। मैंने कहा, जी बोलिए। उसने मुझे चिट्ठी दी, उसने कहा ये इमरजेंसी वाली थी, जल्दी वाली थी, एक जो इमरजेंसी वाली चिट्ठी होती है ये वो थी, तो ये आपको देने आया था। मैंने चिट्ठी ली, पढ़ा तो मेरे मंगेतर रिहान का ख़त था जिसमें लिखा था कि तुम जिस तरह के ख़तों के जवाब दे रही हो, मैं हैरान हूँ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बस मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ, हम शहर में रहेंगे, इस घर में नहीं रहना, हमें शहर वाले घर में रहेंगे और मैं जल्दी आने वाला हूँ। मैंने ख़त को पढ़ा और उठाकर फेंक दिया और शहरोज के लिए फिर से दीवानगी और अंदर जाके फिर से शहरोज के लिए जज्बात। उस रात भरपूर मैं शहरोज को पुकारती रही कि आज तो आ जाइए, आज आ जाइए। लेकिन आज सिर्फ ये हुआ कि शहरोज ने मेरे बालों में हाथ फेरा, मेरे माथे पे फिर से बोसा लिया और उसकी उंगलियां मेरे होंठों को छू रही थीं और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, शहरोज बस कीजिए, सामने आ जाइए, मुझे और मत तड़पाइए, सामने आ जाइए। अगले दिन शाम को मैं बैठी थी कि फिर से दरवाज़ा नॉक हो गया और मैंने परेशान सी उठी कि फिर कौन आ गया पता नहीं। और मैंने जाके जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा मंगेतर रिहान खड़ा था। उसको देख के मुझे झटका सा लगा, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल हो गई और वो अंदर आ गया और मुझसे बोला, देखा ना तुम चौंक गई,
तुम्हें कैसा सरप्राइज दिया। कल ही तुम्हें चिट्ठी मौसूल हुई और आज मैं आ गया। वो इसलिए कि मैं आ चुका था। मैंने ही डाकिये को चिट्ठी दे के भेजा था तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। और तुम्हें यही कहूंगा कि आने वाला हूं, लेकिन मैं आ चुका था और अगले ही दिन मैं देखो पहुंच गया। लेकिन ये क्या, तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? ये कैसा घर है? इस घर में तुम रह रही हो? ये तो हमने ख्वाब नहीं देखा था कि इस तरह का घर रखेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। और तुम्हें पता है, तुमने जो 3 खतों का जवाब दिया है, ऐसे जवाब थे जिसको पढ़ के मैं इंतहाई परेशान हो गया। इसलिए मैं फौरी तौर पे आया हूं कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। क्या तुमने अजीबो गरीब सी बातें लिखी हुई हैं। उसमें ऐसा लिखा हुआ था जैसे तुम नफ्सियाती तौर पे ठीक नहीं हो। अजीबो गरीब सी बातें थी। मैं घबराया हूं, डरा हूं कि वो अकेली रह रही है एक ऐसे घर में जो बहुत पुराना घर है, और उस घर में रहते हुए इस तरह के जवाब आना खतों के, ये कोई मसला ना हो जाए, इसलिए मैं भाग के आया हूं। लेकिन तुम्हें देखा जिस तरह तुम चौंकी हो, तुम्हें उतना खुशी नहीं हुई, तुम्हारी दीवानगी नजर नहीं आई। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? मैंने उसको इस तरह देखा जैसे वो अनजान हो। मैंने कहा हां सब ठीक है। मैंने कहा, रेहान बोला नो, हम इस घर में नहीं रहेंगे, छोड़ो इस घर को, हम शहर चलेंगे। ये तो दम घुट रहा है मेरा, ये इतना भयानक पुराना घर, वहशत सी हो रही है इस घर की दरो दीवार से। चलो हम यहां नहीं रुकेंगे। तो मैं एकदम से पीछे हट गई और रेहान से कहा, मुझे इसी घर में रहना है, हर सूरत इसी घर में। रेहान बोला, नहीं, कह दिया ना, मैं इसीलिए बाहर गया था कि अब मैं कमाऊंगा तो मैं पैसे भेजूंगा, हम अपना घर लेंगे, अपना होगा। लेकिन ऐसा जो घर हो, ये घर नहीं, ये भूत बंगला है। सलमा ने उस घर को देखा और कहा, तुम्हें भूत बंगला लगता होगा, मुझे इसी घर में रहना है। और तुम्हें मैं आखिरी दफा कह रही हूं, मुझे इसी घर में रहना है। रेहान उसका हाथ पकड़ के बोला, चलो अभी। सलमा ने जोर से अपना हाथ छुड़वाया और कहती है, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। उसने अपने गुस्से से उसकी अंगूठी उतारी और उठा के जमीन पे फेंक दी। ये पड़ी है तुम्हारी अंगूठी, आज से तुम मेरे कुछ नहीं लगते, चले जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रेहान एकदम से हो गया, ये हाइपर हो गया, इसको क्या हुआ है। रेहान ने उसको काफी समझाने की कोशिश की, वो और ज्यादा गुस्से में होती जा रही थी। एक मर्द था, उसको भी एकदम से गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं तुम्हारे प्यार में ये कुछ किया। उसने भी सुनाई, अंगूठी उठाई और वो वहां से चला गया। वो इतनी रिलैक्स हो गई कि उसके ऊपर जो बोझ था उस अंगूठी का वो उतार चुकी थी। अब वो अंदर जाते ही बोली, शहरोज खान, मैंने उसको वापस भेज दिया, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। आज रात ही मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, आज रात ही मैं दुल्हन बन के तुम्हारा इंतजार करूंगी और मुझे पता है तुम आओगे, आज तो मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। उसने जाके उसी वक्त अपने आप को शीशे के सामने तैयार किया, बेहतरीन से कपड़े पहने, इस तरह का लिबास पहना कि बिल्कुल अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई कि आज मेरा शहरोज खान मेरे सामने आएगा। उसके ऊपर एक अजीब दिमागी तौर पे एक हमला हो चुका था, वो पागल हो गई थी। लेकिन उस रात ऐसे बादल आए, ऐसा मौसम खराब हुआ, उसको तो बाहर का पता ही नहीं था, बाहर मौसम कैसा है कैसा नहीं। वो तो बस दुल्हन बनी बैठी थी और आज उसी तरह बारिश शुरू होने वाली थी जिस तरह उन्होंने बताया था कि शहरोज खान, शदीद बारिश, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। उस तूफानी रात के अंदर उसी के ऊपर बिजली गिरी थी और उसको लगा आज फिर से बाहर वैसा मौसम है और तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कहा, आज तो शहरोज खान अपनी दुल्हन से मिलने के लिए आएगा। वो उसी कमरे में बैठ गई, उसने लाइट बुझाई हुई थी, वो घुप अंधेरे में बैठी थी कि बाहर जोर से बरसती हुई, गरजते हुए बादल और तेज बारिश की आवाज, शोर करती हुई बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट। और जब बिजली चमकती तो उन कमरों के अंदर जहां पे वो घुप अंधेरा करके बैठी थी, उस बिजली के चमकने की वजह से पूरे कमरे में रोशनी सी फैल जाती। लेकिन उसको डर नहीं लग रहा था, वो तो अजीब हालत में बैठी थी कि शहरोज खान कहां हो, अब तो सामने आ जाओ। इतनी तेज बारिश थी कि बिजली भी जा चुकी थी। वो बैठी रही और बार बार ऊंची आवाज में कहती, शहरोज खान कहां हो, तुम्हारी दुल्हन, तुम्हारी सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही हो, क्या अपनी सलमा को आके नहीं देखोगे? तुमने ही तो कहा था वो आएगी, एक दिन जरूर आएगी। आज तुम्हारी सलमा दुल्हन बन के तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब तड़पाओ मत, आ जाओ। क्या उसी वक्त उसको महसूस हुआ
जोरदार बादल गरजा और एक इतनी तेज रोशनी फैली कि दोनों कमरे रोशनी से भर गए। उसी सहन में कहीं बिजली गिरी थी या क्या हुआ था, एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी और बिजली जोर से चमकी थी, ऐसी कि सारे घरों में लेटे हुए इर्द गिर्द के जितने लोग थे उनके दिल लरस गए थे। इतनी जोर से बादल गरजा था और बिजली चमकी थी, शायद बिजली इस घर में गिरी थी कि उस कमरे के अंदर दुल्हन बैठी बैठी सलमा को कुछ देर के बाद धुआं धुआं सा महसूस हुआ, क्योंकि जैसे ही वो बिजली चमकी सी थी उस घर का एक हिस्सा इस तरह की आवाज आई जैसे कुछ गिरा हो, टूट के, जैसे भारी भरकम कोई चीज गिरती है, ऐसी भारी भरकम चीज गिरने की आवाज आई थी। लेकिन वो बैठी रही, लेकिन जैसे ही वो भारी भरकम गिरी तो ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई कमरा, उसकी छत कोई गिर गई हो, ये इस तरह का शोर था। वो एकदम से उठी और उसने लाइट जला दी, लेकिन बिजली नहीं थी, लाइट नहीं जली। और जैसे ही वो दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा दूसरे कमरे की दरो दीवार गिर चुकी है और धुआं भरा हुआ है। और वो जैसे ही देख रही थी कि उसी वक्त उसको महसूस हुआ बारिश थम सी गई है और धुआं अंदर से आ रहा है। वो शायद किसी लकड़ी पे बिजली गिरी थी, क्या हुआ था, उसका धुआं भरना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो आग की लपेट में थी। उसने देखा इर्द गिर्द आग लग रही है, शायद बारिश अब बाहर रुक चुकी थी। आखिरी मंजर जो उसको याद था कि उसने किसी के कदमों की आहट सुनी, शहरोज तुम आ गए। और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो वो बिस्तर पर लेटी थी और सामने आंखों में आंसू लिए उसका मंगेतर रिहान खड़ा था, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। और उसने देखा वो एक अस्पताल का कमरा है जहां पे वो लेटी है, उसके बाजू पे पट्टियां बंधी हैं और रिहान रो रहा है और रोते हुए इसके आंखों से आंसू निकलते हुए बोला, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, खुदा का लाख लाख शुक्र है। और उसके कुछ दिनों तक उसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वो गुमसुम सी थी, वो चुप चुप सी थी। तभी रिहान उसको एक अल्लाह के बुजुर्ग के पास लेके गए। अल्लाह के बुजुर्ग ने सलमा पे पढ़ाई की और जब सलमा पे पढ़ाई की, उनको पानी दम करके दिया, सलमा को पानी पिलाया गया, तो उसके बाद सलमा ने बोलना शुरू कर दिया। उसको ऐसा लगा जैसे उसका बंद दिमाग खुल सा गया हो, उसके बंद दिमाग के ऊपर जो बादल छाए हुए थे वो छट से गए हों, उसका दिमाग नॉर्मल हो गया हो, वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगी और एकदम से बोली, रिहान आप कब आए? वो पहली दफा था कि अपने रिहान को देख के वो खुश हुई थी। वही रिहान जिससे वो इश्क करती थी, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसको वो देख के खुश हो गई। और उसके बाद उसको रिहान ने जो बताया कि मैं उस रात शाम तुमने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया था और मैं अंगूठी लेके वापस आ गया था, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो मेरा दिल घबरा गया कि इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा तूफान आया हुआ है, ऐसा खौफनाक तूफान, तुम कैसे अकेली इस घर में रहोगी? मेरा दिल मचल उठा, इसके बावजूद तुमने मुझे जलील करके निकाला था, मैं वापस आया। लेकिन अभी इस मकान से मैं फासले पे ही था कि हमने देखा जोरदार बिजली उस छत के ऊपर गिरी और उसी लम्हे वो छत का हिस्सा गिर गया। थोड़ी देर के बाद ही बारिश रुक गई, लेकिन हमने देखा कि आग लग गई। शायद वो बिजली जो चमक के एक हिस्से पे गिरी थी, उसने किसी पुरानी लकड़ी को, फर्नीचर को आग पकड़ ली थी और वो आग जलती जलती इतनी तेज हो गई कि उसने घर को लपेट में ले लिया। गांव वाले भी जाग गए थे, कुछ लोग मेरे साथ हुए और हम भाग के आए। जैसे कैसे मैं अंदर घुसा और बड़ी मुश्किलों से जो तुम अंदर बेहोश पड़ी थी तुम्हें निकाल कर लाया और उसके बाद तुम्हें अस्पताल लेके आया। काफी दिन, 2 दिन तुम पूरे बेहोश रही, तीसरे दिन तुम्हें होश आया। शुक्र है तुम अब नॉर्मल हो। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और तब सलमा ने वो सब बातें बताना शुरू की जो उसको उस वक्त तो एक मदहोशी की सी हालत में थी, उस वक्त तो उसका दिमाग काम तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसको वो सब कुछ याद था। और उसको सब कुछ सुनाने के बाद, सब कुछ बताने के बाद उसने कहा, अब ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल हो गई हूं, मेरा दिमाग जो बंद सा रहता था, मैं एक जनूनी सी हो गई थी, अब मैं नॉर्मल हो गई हूं। रिहान उसको डॉक्टर के पास भी लेके गया। डॉक्टर ने कुछ इस तरह की बातें की
कि वो रिहान बाहर था, वो उससे शदीद मोहब्बत करती थी, इस तरह की कहानियां पढ़ती थी। तो होता है बाज़ औक़ात ऐसा इंसान सोचना शुरू कर देता है, तो उसके तख़य्युल में, उसके ख़यालात में इस तरह की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। वो एक बीमारी शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है, जिसमें इमेजिनेशन में उसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो ऐसा हो जाता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इंसान ऐसा ही हो जाता है, वो दूसरे को ठुकरा भी देता है। लेकिन अब वो ठीक थी, लेकिन वो जानती थी वो कोई बीमारी या कोई वहम नहीं था, क्योंकि वो अंगूठी अब भी उसके बैग के अंदर मौजूद थी। और कुछ और बातें जो उस कुत्ते ने भी गवाही दी थी, जो उस बिल्ली ने भी गवाही दी थी, वो उसका वहम नहीं था, वो हकीकत में वहीं पे था। और वो तस्वीर भी उसके पर्स में मौजूद थी। वो सबसे बड़ा सबूत अंगूठी और वो तस्वीर थी जो उसने अपने पर्स में उठा रखी थी। उसने डॉक्टर को तो नहीं बताया था, लेकिन जानती थी अगर वो मेरा वहम था, वो सब कुछ ऐसा नहीं था, कोई बीमारी थी, तो फिर वो तस्वीर जिसमें एक तरफ वही शहरोज खान और दूसरी तरफ वही सलमा जो पुराने किसी दौर के कपड़े पहन के खड़ी है, वो तस्वीर कहाँ से आई। लेकिन उसके बाद कभी भी उसने अपने शौहर से इस बात का जिक्र नहीं किया। वो अपने शौहर के साथ शादी करके बेहतरीन जिंदगी गुजारती रही। अब इस वाक़ये को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब सलमा का कहना है आज भी वो मैं सब कुछ याद करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो कई सालों की नहीं, कल की बात हो।